अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे तजर्बे से फायदा उठा लो। चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th स्टोइकियोमेट्री के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं बयान करने जा रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं और बतौर लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर इन्हें अटेम्प्ट करते हैं। नहीं जी, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि डिफरेंट कंपाउंड्स will never have the same molecular formula but they can have the same empirical formula। मुख्तलिफ कंपाउंड्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी भी नहीं रख सकते। याद रखिएगा, हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है। हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो करता है, एटम्स की सही वाली तादाद को शो करता है। तो जब सही वाली एक्चुअल जो हकीकत में जो तादाद होगी वो शो होगी तो उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। इसी तरीके से अगर एम्पिरिकल फार्मूला में देखो तो एम्पिरिकल फार्मूला वो वाला फार्मूला है जो सिंपल रेशो को शो करता है। सिंपल रेशो को शो करता है, ठीक है। यानी कि अगर नंबर आपस में तकसीम हो रहे हैं, अगर नंबर्स यानी मुख्तलिफ एटम्स के एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एटम्स के नंबर्स अगर आपस में तकसीम हो रहे हैं, वो कट ऑफ हो रहे हैं, तो वो कट ऑफ करके सिंपल रेशो को बयान करेगा। तो बेटा इसका जो एक छोटी सी एग्जांपल समझ लो, फिर मैं आपको किताब में इसका आंसर जो है वो मार्क करवा देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल इसकी ये है कि मेरे पास ग्लूकोज का फार्मूला है, दैट इज C6H12O6। तो ये देखो 6 12 6 6 12 6 ये आपस में कट ऑफ होते हैं, आपस में तकसीम होते हैं। 6 1 6 6 2 12 और 6 1 6। तो कर लेते हैं 1 2 1। अब चूंकि ये आपस में तकसीम होते हैं लेकिन यहां नहीं हमने किए हुए, तो ये एक्चुअल रेशो के बारे में बयान हुआ है। और यहां पर चूंकि हमने इसको कट ऑफ कर लिया है, तो अगर मैं एक कार्बन और 2 अदद हाइड्रोजन और 1 अदद ऑक्सीजन लिखूं, ठीक है, तो ये वाला जो फार्मूला है ग्लूकोज का, ये अब एम्पिरिकल फार्मूला है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या शो कर रहा है? सिंपल रेशो, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला शो कर रहा है एक्चुअल रेशो। अब एक्चुअल रेशो हम हर कंपाउंड की डिफरेंट होगी, लेकिन सिंपल रेशो दो अलग अलग कंपाउंड्स की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो सिंपल रेशो है वो सेम हो सकती। गॉट इट? तो यही क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि क्यों, ऐसा क्यों है कि डिफरेंट कंपाउंड्स कभी भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं रखेंगे, लेकिन उनमें एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। इसको एक्सप्लेन करें तो बेटा प्लेलिस्ट में जाइए, अगर आपको इसका लेक्चर देखना वहां से लेक्चर देख लें। प्लेलिस्ट में थंबनेल्स के ऊपर जो है वो मैंने टॉपिक्स लिखे हुए होते हैं, वहां से टॉपिक देखकर या ये वाला पेज नंबर की वीडियो निकाल लीजिएगा जिसमें मैंने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो समझाए हैं। ठीक है, पेज नंबर 53 वाली और पेज नंबर ये वाला पेज नंबर 55 वाली, ये वाली वीडियोस आप देख लीजिएगा। अलबत्ता ये कि जी सेम हो सकते हैं या नहीं, तो ये पेज नंबर 54 पर इसका आंसर यहां से यहां तक है। और इसमें जो मिसाल है वो बेंजीन की और एसिटिलीन की दी गई है, एसिटिलीन दैट इज C2H2 की। समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो सिंस से लेकर फॉर्मूला CH तक है। ठीक है भाई, तो आई होप आपने ये मार्क कर लिया होगा पेज नंबर 54। और आपने अगर इस पूरे टॉपिक को दोबारा समझना है तो पेज नंबर 53 और पेज नंबर 54 की वीडियो को देखें और उसका नाम होगा एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है भाई, तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। ले जी, इसका सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द केमिकल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मंदरजा झेल कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज लिखें। पहला है जी कैल्शियम फॉस्फेट। तो जनाब पहला है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है जी बेटा, कैल्शियम अब ये याद करना पड़ेगा आपको, कैल्शियम का जो वैलेंसी है, जो आयन है, वो होता है 2+ और फॉस्फेट का होता है बेटा PO4 3-। ठीक है, Ca2+ और PO4 3-। मेरा पुत्र, सबसे पहले आपने जो इसका जो 3 है वो कैल्शियम की सबस्क्रिप्ट में लाना है। ठीक है, तो ये हो गया, कैल्शियम की सबस्क्रिप्ट में 3 आ गया। उसके बाद 2 जो है वो PO4 सबके इधर जाएगा ना, PO4 सबके। तो पूरे रेडिकल, बेटा ऐसे रेडिकल को कॉम्प्लेक्स रेडिकल कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हों। तो जब एक से ज्यादा एटम्स हों तो आपने उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाने हैं जिसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं। और फिर जो 2 है वो उसके यहां सबस्क्रिप्ट में लाना है, तो 2 अब आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ठीक है, और फिर प्लस माइनस को ऑफसेट कर दोगे। तो ये था इसका, ये जो मेथड आपकी जो किताब में है उस मेथड के बकौल, यानी कि केमिकल फार्मूलाज ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स के। इसको भी आपने अगर इस लेक्चर को रिवाइज करना हो, पेज नंबर 54 वाली वीडियो आपने जो है वो दोबारा देख लेनी है। तो इसके अंदर सारे असूल जो है वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैंने यहां पर आपको ये हल कर दिया। कैल्शियम फॉस्फेट का किस तरह होगा, कैल्शियम लिखेंगे, फॉस्फेट। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख लें।
आगे आइए, एल्यूमिनियम नाइट्राइड लें जी, ये है जी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, नाइट्राइड। अब बेटा ये डीई है, तो ये वाला रेडिकल जो है ये है N3 माइनस, और एल्यूमिनियम का होता है Al3 प्लस। अब क्या होगा, तो जनाब वही रूल्स मद्देनजर रखें। एल्यूमिनियम नाइट्राइड में ये बात याद रखें कि अगर ये चार्जेस के नंबर्स डिफरेंट हों तो ये फिर नीचे आ जाते हैं, और अगर डिफरेंट ना हो, सेम हो, तो वो ऑफसेट होने हैं। लेकिन चले हम असूलों के मुताबिक करते हैं। तो असूलों के मुताबिक आपने Al के नीचे यहां 3 लिख दिया, और N के नीचे भी आपने यहां पर 3 लिख दिया, प्लस और माइनस आपस में ऑफसेट हो जाएंगे। अब बेटा चूंकि ये सॉल्व हो सकते हैं, तो आप इसका भी ले लेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि इसको ऑफसेट कर दोगे 1 1, तो ये क्या आ गया, AlN जो है, दिस इज द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है जी, तो दूसरा भी हो गया। अब हम चलते हैं सोडियम एसीटेट। मेरा बेटा सोडियम एसीटेट SODIUM, चलें नए पेज पर चलते हैं क्योंकि जरा इसको ज्यादा समझाना पड़ेगा। ले भाई, ले बेटा, सोडियम जो है, सोडियम का हमारे पास जो रेडिकल है वो है Na प्लस, और एसीटेट का हमारे पास रेडिकल है CH3COO माइनस 1। अच्छा, आपने ना इसको डबल ओ नहीं कहना, गॉट इट, इसको OO कहना है, CH3COO माइनस 1। अब बेटा पॉजिटिव तो हम हमेशा पहले लिख रहे हैं, ये देखो ना, यहाँ पर हमारी क्या परंपरा जा रही है, हमारी रवायत ये जा रही है कि हम इसको पॉजिटिव लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम पॉजिटिव लिख रहे हैं। लेकिन यहां हम ये देखेंगे कि ज्यादातर फंक्शंस कौन अदा कर रहा है। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो ऑर्गेनिक रेडिकल होगा ना, वो अहमियत के हामिल होगा, ऑर्गेनिक रेडिकल अहमियत के हामिल होगा, और ज्यादातर फंक्शंस मॉलिक्यूल के ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही कंट्रोल कर रहा होगा। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कि जनाब पहले मैं एसीटेट लिखूंगा CH3COO माइनस एंड Na प्लस। अच्छा दोबारा सुन लें कि मैं इसको पहले क्यों लिख रहा हूं। इसको इसलिए मैं पहले लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादातर फंक्शंस, ज्यादातर कह लो आपके, इसका अमल ज्यादा है प्रॉपर्टीज में, तो ऑर्गेनिक आयन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले मैं इसको शो करूंगा, फिर मैं प्लस माइनस कैंसिल कर दूंगा, और फाइनल जो फॉर्मूला है वो बनेगा CH3COONA। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट का ये फॉर्मूला बन गया। लें जी, नेक्स्ट हमारे पास है एमोनियम कार्बोनेट। लें जी, एमोनियम कार्बोनेट। मैं फिर कह रहा हूं, या तो रेडिकल्स वाले टेबल में आपको मिल जाएंगे ये वाले रेडिकल्स जो इस चैप्टर के पेज नंबर यहां है, पेज नंबर 55 पर। ठीक है, यहां तो यहां मिल जाएंगे, अगर यहां नहीं मिलते तो फिर ये याद कर लें। ठीक है, लें जी, एमोनियम है NH4 प्लस 1, जबकि कार्बोनेट है CO3 2 माइनस। अब दोनों ही जो है वो ज्यादा सारे एटमों पर मुश्तमिल है, एक तो एलिमेंट्स भी ज्यादा और एटम्स भी ज्यादा है, और पहले ही इनके सब्सक्रिप्ट लगे हुए हैं। तो अब स्टेप ये होगा कि आप दोनों को ब्रैकेट्स में कर देंगे, क्योंकि ऊपर भी एक मिसाल थी जिसमें हमने इसको ब्रैकेट्स बनाए थे। CO3 2 माइनस, ये भी ब्रैकेट में चला गया और वो भी ब्रैकेट में चला गया। अब बेटा इसका जो 2 है वो इसके यहां आने वाला है, और जो 1 है वो यहां आने वाला है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन 2 हम लिखेंगे। तो जब 2 एमोनियम पूरे के सब्सक्रिप्ट में जाएगा और साथ CO3 लिखेंगे, तो बेटा इसका ब्रैकेट बनाना जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर कोई नंबर तो आया नहीं, 1 है। तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला है वो बनेगा NH4, इसको ब्रैकेट को होल पढ़ेंगे, होल ट्वाइस CO3, इसको क्या बोलेंगे, NH4 होल ट्वाइस CO3। ले जनाब, अब जो है वो लास्ट बिस्मथ सल्फेट, बिस्मथ सल्फेट। ले जी, बिस्मथ का होता है Bi3 प्लस, और सल्फेट है SO4 2 माइनस। ठीक है, सल्फेट होता है SO4 2 माइनस, ये याद करने पड़ेंगे, ये याद कर लीजिए प्लीज। ले भाई, अब ये तो सिंगल एटम है, और लेकिन इसमें 4 जमा 1 5 है, तो बस फिर सल्फेट के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा दें, Bi को वैसे लिख लें, और 3 को सल्फेट के उधर ले जाएं, और 2 को बिस्मथ के यहाँ ले आए, और प्लस माइनस को ऑफसेट कर। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Bi2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, जरा क्लियर करके आप लोगों ने लिखना है, Bi2SO4 होल
थ्राइस। वीडियो जो है वो काफी लंबी हो गई है, तो मैं यहाँ पर, अच्छा चलो ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डज एवोगाड्रोस नंबर हैव इमेंस इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री? तो इसके आंसर में आपने एवोगाड्रोस नंबर पूरा लिखना है, ठीक है। ये, लेकिन अगर किसी को ये समझ में ना आए, पेज नंबर 57, 58, 59 वाली वीडियो मेरी देख लें, थंबनेल्स पर आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 57, 58 और 59। अब अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन हो तो आपने सिर्फ इतना ही आंसर देना है कि जनाब एवोगाड्रोस नंबर एक ऐसा नंबर है जो एटम जैसी, यानी एटम्स के, यानी नंबर ऑफ एटम से हम उसका मैस इन ग्राम्स निकाल सकते हैं किसी एलिमेंट या कंपाउंड का। तो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स जब निकल आए तो फिर मोलर मैस की मदद से हम उसका ग्राम्स में मैस निकाल सकते हैं, ग्राम्स में मैस निकाल सकते हैं। और ग्राम्स में मास निकालने के लिए एवोगाड्रोस नंबर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो इस पर 2 अदद वीडियोस मैंने बनाई हुई है, एक में मैंने आप लोगों की बेस बनाई है और दूसरी में जो है वो मैंने पूरा टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये एक न्यूमेरिकल है, इसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत मुश्किल है और ये काफी बड़े लेवल की क्लास का ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं हैरान हूं कि आपकी इस किताब के इस चैप्टर में ये क्यों दिया गया है। जब तक 9th का बच्चा इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ेगा, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, उसको ये वाला क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से आएगा। और जो स्टेप्स इसमें हमने करने हैं वो उस चैप्टर में भी नहीं बयान किए गए, लेकिन फिर भी समझाना तो है ही। तो मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा और लॉन्ग कट भी, ताकि आपके समझ में आए, ठीक है जी। तो तब तक के लिए अफजल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।